बच्चों, हिंदी भाषा के दूसरे अध्याय में हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण के बारे में आपने कक्षा 1 से ही पढ़ा होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन इसे विस्तृत रूप से समझना भी अति आवश्यक है। हम जब भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ आवाज आती हैं, जिन्हें हम ध्वनि कहते हैं। इसी ध्वनि को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों की आवश्यकता होती है, यानी कि जो भी हम बोल रहे हैं उन्हें शब्दों में लिखने के लिए भाषा में कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। और यह वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि इतनी छोटी इकाई है कि इनको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते। अब हम यह देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित मतलब सही ढंग से अरेंज किए हुए, और क्रमबद्ध मतलब अब एक सही लाइन में लिखे हुए, एक सही क्रम में लिखे हुए। व्यवस्थित करना यानी कि आपने जब भी वर्णमाला पढ़ी होगी तो अ, आ, ई, उ इस तरह से पढ़ी होगी, और इसी तरह क, ख, ग, घ भी हम एक लाइन में लिखे हुए देखते हैं और पढ़ते हैं। कभी आपने ये देखा है कि अ से पहले ई लिखा हो या उ लिखा हो या ग से पहले च लिखा हो? ऐसा नहीं होता। यानी कि सही तरीके से और एक सही क्रम में वर्णों को लिखा जाता है, और इसी सही क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम अलग अलग फूलों को मिला के एक माला बनाते हैं ना, वैसे ही सभी वर्णों को मिलाकर एक माला के समान बनती है, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। पहले हमने छोटी कक्षा में स्वर और व्यंजन 2 ही वर्ण पढ़े थे, परंतु अब आप बड़ी कक्षा में आ गए हैं और अब आपको वर्णों को विस्तृत रूप से पढ़ना होगा। तो वर्णमाला में जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, और हिंदी वर्णमाला में इन वर्णों की संख्या 11 है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और अ। हमने अंग और अह भी पढ़ा है, लेकिन वह इन स्वर वर्णों में शामिल अभी नहीं है। स्वरों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये तीनों स्वर के अलग अलग भाग हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है? सबसे पहले हम यह जानते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, अ, ई, उ तथा री। अर्थात जब हम बोलते हैं तो उन वर्णों को उच्चारण करते समय जब हमें बहुत कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, इनको बोलने में हमें कम समय लगता है, लेकिन जब हम बड़ा आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ का उच्चारण करते हैं तो हमें इससे ज्यादा समय लगता है। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। समझ में आया आपकी? जैसे अ, आ, ई, हम तो एक क्रमबद्ध स्वर में बोलते हैं, लेकिन जब हम अ, ई, उ और री बोलते हैं हमें समय कम लगता है, लेकिन जब हम आ, ई, उ, ए ऐसे बोलते हैं तो हमें ज्यादा समय लगता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब नंबर 3 पर है प्लुत स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम। हम ओम का उच्चारण करते हैं जब, तो हम उसे कैसे पढ़ते हैं? ओम। यानी कि इसको पढ़ने में या बोलने में हमें अ, आ, ई, उ से भी
और ज्यादा समय लगता है, यानी कि स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के उच्चारण से भी ज्यादा समय लगता है, तो इन स्वरों को हम कहते हैं प्लुत स्वर। इसके बाद हम पढ़ेंगे अयोगवाह। अंग तथा अह को अयोगवाह कहा जाता है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 11 है और यह अ से लेकर अ तक है, लेकिन इसमें अंग और अह शामिल नहीं है। इस अंग और अह को हम अयोगवाह कहते हैं। अंग जो आपने देखा होगा, कई शब्द जो हम लिखते हैं जिनके ऊपर बिंदी लगी होती है, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसको वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। ये देखिए इस प्रकार से, जैसे यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, मंगल, शांति, संभव, बंगाली आदि। इसके बाद आता है अह। इसे वर्ण के बाद 2 बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग। इसका उच्चारण वर्ण के बाद ह की ध्वनि के समान होता है। जैसे जिस वर्ण के बाद यह विसर्ग चिन्ह लग जाता है उसको पढ़ते हैं जब हम, तो उसके अंत में ह की आवाज आनी चाहिए। जैसे यहाँ प्रातः में त के बाद विसर्ग चिन्ह लगा है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, प्रातः। यहाँ ह की आवाज आ रही है ना। इसके बाद स्वतः, इसमें भी ह की आवाज आ रही है। पुनः, यानी कि जहाँ भी विसर्ग चिन्ह लगेगा वहां पर ह की ध्वनि आनी चाहिए। इसके बाद देखो, अ के ऊपर एक चंद्र बिंदु लगा है, यानी कि चंद्रमा बनाकर उसके अंदर एक बिंदी लगाई गई है और इसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। आप इसे अच्छे से जानते हैं। इस चंद्र बिंदु को हम कहते हैं अनुनासिक और यह वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में इस प्रकार से लगाया जाता है। जैसे गा के ऊपर चंद्र बिंदु और आ की मात्रा लगी है तो गांव, क में चंद्र बिंदु, कांटा, आंचल।